नमस्कार स्टूडेंट्स, दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अधिगम पढ़ रहे थे, अधिगम में हमारा जो टॉपिक चल रहा था तो वो थे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ लिया था। पहला शिक्षार्थी वाला, दूसरा शिक्षक से संबंधित, और हमारा थर्ड है पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक को जो डिवाइड किया है 8 भागों में, उसमें देखिए आप, पहला रहेगा हमारा विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यदि विषय वस्तु कठिन है तो छात्रों को सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है, साथ ही कठिन वस्तु को याद करने में भी अधिक समय लगता है। इसके अतिरिक्त गद्य, पद्य, गणित, विज्ञान की प्रकृति भिन्न होने के कारण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। सेकेंड है विषय वस्तु का आकार। विषय वस्तु का आकार व मात्रा की भी छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। छात्र उन पाठों का अध्ययन पहले करते हैं जो छोटे होते हैं तथा विषय वस्तु कम होती है। वह लंबे लंबे पाठों से बचना चाहते हैं। विषय वस्तु का क्रम। प्रत्येक विषय वस्तु कठिनाई स्तर अलग अलग होता है, इसलिए विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने का एक क्रम बनाया गया है। उदाहरण द्वारा प्रस्तुतिकरण। प्रत्येक शिक्षण विषय वस्तु में 2 संप्रत्य होते हैं, स्थूल व सूक्ष्म। छात्र स्थूल प्रत्ययों को आसानी से समझ लेता है, जबकि सूक्ष्म प्रत्ययों को समझने में उसे कठिनाई होती है। कई बार शिक्षक उसे उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। इसी थर्ड है अपना रुचिकर विषय वस्तु। पाठ्य वस्तु रुचिकर है तो छात्र ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। विषय वस्तु रुचिकर नहीं है तो छात्र उसे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते या कक्षा में उनका ध्यान नहीं रहता है। इसलिए चाहिए कि अधिगम सिखाने के लिए या सीखने के लिए विषय वस्तु रुचिकर हो। विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता। विषय वस्तु भी छात्रों को अधिगम प्रक्रिया को पुष्ट बनाती है। पाठ्य वस्तु उद्देश्य पूर्ण है, छात्रों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, वह छात्र उसे सरलता से सीख लेते हैं। उसी प्रकार हमारा अगला है विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की संरचना। विषय वस्तु की संरचना का अधिगम प्रक्रिया को सफल या असफल बनाने में बड़ा हाथ होता है। इस प्रकार अधिगम में पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक को महत्वपूर्ण माना गया है। इसी में अपना नेक्स्ट कारक आता है अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। पूर्ण एवं अंश विधि। इसमें पहला भाग है पूर्ण एवं अंश विधि। इस विधि में मुख्य विशेषता है कि इस विधि के आधार पर विद्यार्थी अपने स्मरण शक्ति बढ़ा सकता है। संपूर्ण विधि के अंतर्गत विद्यार्थी समस्त पाठ्य वस्तु को एक साथ याद कर लेता है, जब खंड विधि में समस्त पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे अंशों में विभक्त करके एक खंड में याद किया जाता है। पूर्ण विधि तथा अंश विधि इसके पाठ हैं। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जब कोई पाठ या विषय अधिक लंबा नहीं है तथा उसका तार्किक क्रम आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थिति में पूर्ण विधि अंश विधि से अधिक लाभदायक होती है। परंतु कोई पाठ या बड़ा है या विषय वस्तु बड़ी है तो साथ ही कोई तार्किक क्रम नहीं है, तो अंश विधि उसके लिए लाभदायक मानी गई। सेकेंड है हमारा इसमें अविराम तथा विराम विधि। अविराम विधि के अंतर्गत संपूर्ण विषय वस्तु को एक ही सत्र बिना किसी अंतराल या विश्राम के सिखा दिया जाता है, जबकि विराम विधि में विषय वस्तु या पाठ को अंतराल या विश्राम देकर सिखाया जाता है। जैसे यदि कोई छात्र किसी कविता को 1 घंटा तक लगातार पढ़कर याद करता है तो यह विराम विधि है, और अगर वो रुककर 20 मिनट के बाद या 5 मिनट का विश्राम लेकर उस कविता को याद करता है तो वह विराम विधि कहलाती है। तो अविराम और विराम विधि का ये अंतर है। अभिप्राय सीखना और प्रासंगिक सीखना इसका थर्ड पॉइंट है। जब व्यक्ति अपनी इच्छा तथा एक निश्चित उद्देश्य के साथ किसी कार्य या पाठ को सीखता है तो उसे साभिप्राय सीखना कहा जाता है। दूसरी तरफ जब व्यक्ति किसी पाठ या कार्य को अपने आप ही सीख लेता है तो उसे प्रासंगिक सीखना कहते हैं, मतलब स्वयं द्वारा सीखना, किसी कार्य को देखकर सीखना। नेक्स्ट है अपना सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि। विद्यार्थी पाठ्य वस्तु को 2 विषयों में याद करता है। प्रथम सक्रिय और दूसरा है निष्क्रिय विधि। सक्रिय विधि के
धीमे धीमे बोलकर कंठस्थ करने का प्रयास करता है, जबकि निष्क्रिय विधि के अंतर्गत विद्यार्थी पाठ्य वस्तु को मन ही मन में पढ़कर बोलने का प्रयास करता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट कारक आता है वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारक के अंदर है वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व का विकास, परिवार का वातावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। इसमें नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। वातावरणीय प्रभाव में जैसे कि मैंने आपको ये 4-5 पॉइंट बताए, इसमें देखिए आप वंशानुक्रम, बालक के वंश का वातावरण और इन दोनों चीज़ों का बालक के विकास में अत्यधिक महत्व है। बालक की वातावरण में जन्मजात शक्तियों को निर्देशित व प्रोत्साहन किया जाता है, व्यक्तित्व विकास में भी इसका अधिक महत्वपूर्ण है, और परिवार के वातावरण मतलब परिवार का वातावरण बालक के व्यवहार के लिए बहुत आवश्यक है। बालक की गतिविधियों पे परिवार का बहुत अधिक, जिस तरह से कहा जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, उसके बाद जितने भी गुणों का उसमें विकास होता है वो है उसका विद्यालय जीवन। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण में है छात्रों की अधिगम प्रक्रिया उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर करती है, जिसमें है उसके कुछ तत्व प्रभावित करने वाले जैसे नियम, विचार, विश्वास या भौतिक वस्तुएं जो जीवन को चारों ओर से घेरे रहती है। संस्कृति बालक के सीखने की क्रिया पर एक अमिट छाप छोड़ती है। अधिगम सुदृढ़ आधार है इसमें। नेक्स्ट है अपना संपूर्ण परिस्थिति। कक्षा में प्रभावी अधिगम की दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक है कि बालक को एक ऐसी संपूर्ण परिस्थिति प्रदान की जाए जिसमें सीखने के समस्त प्रक्रिया व दशाएं विद्यमान हो। विद्यालय का संपूर्ण वातावरण इस प्रकार से निर्मित किया जाता है कि विद्यार्थी को संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करे या उसकी शैक्षिक उपलब्धि स्तर को ऊंचा उठाने के साथ साथ उसके मनोबल को बनाए रखे। तो हम जानते हैं यह हमारे प्रमुख अधिगम के कारक थे। इसमें है आगे अधिगम क्षमता में वृद्धि से तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के निर्माण से है जिसमें निश्चित समय में बालक की क्रियाओं के अधिकतम परिवर्तन हो सके। उसी प्रकार अधिगम के कारक या सीखने के विषय में मनोवैज्ञानिक सोरेनसन ने कहा है कि अधिगमकर्ता की आंतरिक व बाह्य दशाएं उसके अधिगम को धनात्मक अथवा ऋणात्मक रूप में प्रभावित करती है। इस प्रकार शिक्षक का यह दायित्व है कि वह अधिगम के प्रमुख कारकों का अनुकूलन करते हुए कक्षा का वातावरण बनाए रखें। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे अधिगम के कारक जो आज पूरे हुए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे अधिगम का अगला पार्ट पढ़ेंगे। ओके बाय।